करें। आदरणीय हरेंद्र कुमार जी। जी ओम, सदन को नमन। रोहन गुप्ता जी पीएचडी कर रहे हैं बीएचयू से, और इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांके से किया है। और इनको बहुत बहुत बधाई। इसी महीने इनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में मार्केटिंग ऑफिसर का ज्वाइनिंग हुआ है यूपीएससी द्वारा। तो फिर हम इनसे सुनेंगे, ये हमें बताएंगे एफपीओ के बारे में और रोल ऑफ वेरियस फार्मर्स चैनल इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में भी बताएंगे। जी रोहन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच में आमंत्रित करने के लिए। सभी आदरणीयों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, और सभी को मेरा बड़ों को नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। जी, मेरा नाम हुआ रोहन प्रसाद गुप्ता। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बिरसा एग्रीकल्चर से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से उत्तीर्ण किया। तत्पश्चात मैं अभी पीएचडी में एक्सटेंशन एजुकेशन प्रचार एंड प्रसार विभाग का मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अभी जैसे सर ने बताया कि अभी हाल में ही यूपीएससी के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर एक डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के अंदर एक पोस्ट आता है मार्केटिंग ऑफिसर, उसमें मैं चयनित हुआ हूँ। तो आप सभी का प्यार और आशीर्वाद से मुझे भगवान ने ये गिफ्ट दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज मैं बात करूंगा मार्केटिंग चैनल्स के बारे में, कि जो हमारे जो किसान होते हैं, हम अपने मैं किसान को जब ट्रेनिंग देने जाता था, हो सके मैं अभी आप लोग के सामने बहुत अभी छोटा हूँ, हो सके बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोल पाऊंगा, कुछ गलत भी बोलूंगा, तो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। लेकिन जब मैं अपने प्रैक्टिकल के दौरान जब मैं फार्मर्स किसान के पास गया, उनके खेतों में गया, उनसे बात किया, तो मुझे ये चीज समझ में आया कि किसान को हम लोग खेती नहीं सिखा सकते हैं। वो लोग बहुत अच्छे से खेती जानते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनका आय कैसे बढ़े। तो उनसे बात करके मुझे यही मालूम चला कि अगर हम उन्हें एक उचित मार्केट, कि वो अपने उत्पाद को कहाँ बेचे, अगर वो दिला दे, तो उनका आय जरूर बढ़ेगा और समाज का कल्याण होगा। तो हमारा आज का जो भी वार्तालाप होगा इसी विषय में होगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सर एक बार आप बता दीजिएगा कि हुआ कि नहीं। हो गया ओके सर। उस पर 2 पट्टी बेल्ट कराना है। कहाँ ये बेल्ट माइक बंद कर भैया लो, बंद करो माइक। ये हाथ डाल। जी, हमारा स्क्रीन विजिबल है। जी जी जी, तो आज मैं बात करूंगा रोल ऑफ वेरियस मार्केटिंग चैनल्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि एक किसान को या हम लोग कहां से अपने उत्पाद को खरीद रहे हैं, किसान को कैसे मुनाफा पहुंचे और हमें कैसे उचित दाम पे सही सामान मिले। तो सबसे पहले मार्केटिंग के कुछ स्ट्रेटेजीज होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे, हम लोग जानते हैं कि 7 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। मतलब क्या सामान, प्रोडक्ट हो गया, हम लोग किस सामान को बेच रहे हैं। प्राइस मतलब हो गया कि किस सामान को हम लोग कहाँ बेच रहे हैं। अब अगर गांव में अगर हम लोग लाल वाली जो चावल होती है, अगर वो बेचेंगे तो यहाँ पे महंगा पे नहीं बिक पाएगा। तो उसके लिए प्लेस, सही जगह होना चाहिए। उसके लिए लोगों को प्रमोशन, उसके लिए लोगों को बताना होगा उसके बारे में। हमें देखना होगा कि हम अपने
सामान को किस जगह बेच रहे हैं, हमारे कंज्यूमर कैसे हैं। फिर प्रोसेस, स्ट्रेटेजी ऑफ डिलीवरी प्रोडक्ट, कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे कर रहे हैं। और फिजिकल एविडेंस की स्टोर, मतलब हम लोग अपने, अगर कोई भी अब ऑर्गेनिक का परिचालन चला है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि सारा सामान उपलब्ध नहीं है और भी कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं है। अब अगर ऑर्गेनिक सामान, कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कोई लोकल दुकान में अगर मिलेगा तो हम लोग जल्दी लेना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन वही सामान किसी प्रतिष्ठित जगह पे मिलेगा तो हम लोग को उस सामान पे भरोसा हो जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस, कि किस जगह रखा हुआ है। तो ये सब कुछ मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है जो हम लोग अगर बिजनेस करें तो हम लोग अपनाएं, अगर किसान बिजनेस करे तो किसान अपनाए, तो उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। अब मैं बात करूंगा कि एक उत्पाद को मार्केटिंग करने के लिए एक किसान को कौन कौन मुख्य तौर से मदद कर रहे हैं अभी भारत में। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हो गया डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अपेडा, सीडब्ल्यूसी, कुछ एनजीओ मदद कर रहे हैं, इफको कर रहा है, जो इफको फर्टिलाइजर कंपनी है। अब डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन कैसे मदद कर रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ आ जी रही आ रही जी आ रही सर। जी, तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो भंडारण घर, अब हम लोग के देश के किसान का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, हमारे देश के जो किसान है 86 पॉइंट कुछ % है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। अब जिनके पास जमीन कम है उनके पास उत्पाद भी कम होगा। अब अगर उनके पास उत्पाद कम है तो वो बाजार में सामान जो बेचने के लिए ले जाएंगे वो भी उनके पास बहुत कम होगा। तो जब उनके पास वो बहुत कम होगा तो उनके पास बार्गेनिंग पावर बहुत कम होगा। वो अपना सामान को ले जाने के लिए 10 बोरा 5 बोरा चावल को अगर वो दूर कहीं ले जाना चाहते हैं तो नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो ये सब बहुत दिक्कतें हैं हमारे किसान के साथ। तो वो क्या करते हैं, किसी भी नजदीकी स्टोर पे या फिर किसी भी आढ़तिया को अपना सामान बेच देते हैं और चाहते हैं कि पैसा मिल जाए। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार के द्वारा निर्धारित है उसमें भी नहीं बेच पाते, उससे बहुत कम दाम पे बेचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे देश के लिए, क्योंकि 86% ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है। अब करे तो करे क्या। तो इसमें ये लोग वैल्यू एडिशन के लिए जा सकते हैं। तो डीएमआई, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, ये भंडारण घर का एक स्कीम प्रोवाइड करता है कि ठीक है मेरे पास अगर बहुत कम जमीन है कोई बात नहीं, हम लोग इसमें भंडारण घर के लिए स्कीम है जिसमें हमें सब्सिडी मिलता है, 50 से 55-60% तक सब्सिडी मिलता है, जिससे हम लोग अपने गांव में ही भंडारण घर बना सकते हैं। तो अगर हर एक पंचायत में, एक गांव में, एक ब्लॉक में अगर एक भी किसान इसके थ्रू भंडारण घर अपन बना लेता है तो आसपास के सारे किसानों का सामान उपज रख सकता है, क्योंकि सबका उपज एक ही बार आता है और बहुत कम होता है। तो मार्केट में जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, इनसे खरीद लेते हैं और फिर इसको स्टोर करके जब इसका दाम महंगा होता है तब इसे बेचते हैं। इस स्थिति में अगर कोई भी उस गांव का व्यक्ति, उस प्रखंड का, उस ब्लॉक का अगर एक भंडारण घर बना लेता है और सभी किसान अपने सामान वहां रखते हैं, और जब उसका मूल्य बढ़ता है, क्योंकि जब कोई भी उत्पाद आता है एक बार, तो जब उत्पाद आता है तो सबके पास आता है, उस समय मार्केट में ज्यादा हो जाता है तो उसका प्राइस कम हो जाता है, तो धीरे धीरे फिर उसका प्राइस बढ़ता है। तो ये फायदा करेगा किसानों को। दूसरा, ये सर्टिफिकेशन में भी हेल्प करता है। जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें पीछे देखे होंगे लिखा हुआ रहता है बैच नंबर, मैन्युफैक्चर डेट, बेस्ट बिफोर डेट। तो वो सब उसके बाद फिर उसमें लिखा रहता है, लाइसेंस रहता है एफएसएसआई का, एगमार्क का। तो एगमार्क का ये प्रोवाइड करता है ग्रेडिंग। दूसरा है नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया।
उसके बाद फिर डीएमआई ये भी प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग में भी हेल्प करता है किसानों को। अब हम लोग बात करेंगे नाफेड का। तो नाफेड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। अब हम लोग किसी भी चीज को अगर उगा लिए, किसान के पास इतनी क्षमता है कि वो फसल तो उगा लेगा, लेकिन वो कमजोर कहाँ पड़ जाता है कि मार्केटिंग में, उस उत्पाद को मार्केट में कैसे बेचे, एक अच्छे दाम में, एक अच्छा मूल्य उसे कैसे मिले। तो नाफेड उसे इस चीज में मदद करता है। तो इसमें क्या है कि वो सिखाता है कि कैसे हम अपने सामान को स्टोर करें। वो जगह जगह पे स्टोरेज हाउस प्रोवाइड कराता है, किसानों को ट्रेनिंग देता है कि कौन सा बीज लगाएं, कौन सा उन्नत किस्म का बीज है। उन्हें ये समय पे जब फसल लग जाता है उसके बाद भी उन्हें वो बताते हैं कि कब कौन सा कीट आएगा, कौन सा बीमारी आएगा, उसको कैसे हैंडल करना है। ये सब सारा काम करते हैं नाफेड। उसके बाद फिर उसको कहाँ स्टोर करें, उनका स्टोरेज हाउसेस होता है, फिर प्रोसेस में सिखाते हैं। आप देखिएगा नासिक में उधर प्याज होता है, अब वहां बहुत होता है और जहां कम होता है, तो नाफेद का काम है कि जो उत्पाद जहां पे बहुत ज्यादा है, वहां से जहां पे कम है वहां पे सप्लाई को करना और उस चीज को मेंटेन करना। तो ये हमारा नाफेद करता है, प्रोसेसिंग कराता है, वैल्यू एडिशन पे जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ये अब हम लोग बात करेंगे अपेडा का। तो इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो भी हम लोग खाना या फिर जो भी पदार्थ हम लोग अपने देश से विदेश भेजते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा मुख्य किरदार होता है अपेडा का। ये बहुत सारे इसके चेकलिस्ट होते हैं, वो चेक करते हैं टाइम टू टाइम कि आपका क्वालिटी क्या है, क्वालिटी मेंटेन, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब एक उत्पाद करने में क्या क्या खाद किस अनुपात में डालना है, ये सब सारा का ज्ञान देते हैं। फिर आपके जो भी प्रोसेस्ड है, प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। जो भी आपका उत्पाद आया उसे प्रोसेसिंग में भी हेल्प करते हैं कि इसमें वैल्यू एडिशन कैसे हो, कैसे बाहर दूसरा देश भेजे। तो वो सब सारे चीज में अपेडा हेल्प करते हैं। ये सब कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो इंडिया में जो हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी लोग देते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, उसके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड फिक्स होता है और फिर हम लोग अपने सामान को बाहर भेजते हैं। अब हम लोग सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ये है। इसमें हम लोग क्या होता है कि जो हम लोग जो राशन बोलते हैं, तो और ये मदद करता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई। इसमें भी हम लोग जो भी अनाज ज्यादा उत्पाद हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, और फिर जब भी हमें उसकी आपूर्ति होती, जब भी कमी होती है तो फिर हम लोग यहाँ से निकाल के बाकी जनता में देते हैं। अब हम बात करते हैं, ये सब आगे हमारा कुछ ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है, जो संस्थान जो मदद कर रहा है मार्केटिंग में। लेकिन अब हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग कि फार्मर जो हमारे देश के किसान है उनका रीच थोड़ा बढ़े, वो ज्यादा बेच पाए। ये सब संस्था है, लेकिन बहुत अंदर लेवल पे अगर हम लोग बात करें, गांव के लेवल पे बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुस पा रहा है, वहां पे किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बायर सेलर्स मीट, इसमें हम लोग ये मैंने कराया था एक रांची में। इसमें मैंने क्या किया था कि जितने भी गांव में जो भी बायर्स हैं, मतलब जो भी अपने उत्पाद को, पहले तो वो किसान को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, एक रूम पे लाएं, जो भी किसी चीज का उत्पाद करते हैं और उनका जो उत्पाद है उसके बारे में मैंने लिख लिया। अब पता किया कि इसके उत्पाद को कौन कौन मार्केट में खरीदते हैं, जिनको यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करते हैं, कहीं भेजते हैं, दूसरे स्टेट भेजते हैं, तो उन सब का मैं एक लिस्ट बनाया। अब उन दोनों को एनजीओ के माध्यम से दोनों को लिंक किया और दोनों को एक रूम पे बैठाया, जिसमें किसी और का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो उत्पाद जो हमारे किसान भाई हैं वो खुद उनसे मिलेंगे जो खरीदार है, एक रूम में बैठा के बात कराया और दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व किया जहां पे वो इशू आ रहा था। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, हम लोग का एक कदम ले सकते हैं कि हम लोग किसान को कैसे आगे बढ़े। क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसान बिचौलियों से परेशान है।
अब इसमें क्या है कि जिनको खरीदना है और जिनको बेचना है दोनों आपस में बात करेंगे, इसमें तीसरा का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एक यह तरीका है। दूसरा, अब आ गया डिजिटल प्लेटफॉर्म। आजकल हम लोग सबको जानते हैं कि आजकल सब चीज मोबाइल से, इंटरनेट से सारे चीज ऑनलाइन चल रहा है। तो देश में एक इनाम आया है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2016 में। इसमें इसका यह मेन मोटो है, वन नेशन वन मार्केट। मतलब कहना है कि पूरे देश में एक मार्केट हो। जितने भी हमारे स्टेट में, जिला में, राज्य में, जिला में जितने भी मंडी है, एपीएमसी मंडीज है, उसको इनाम से जोड़ा जा रहा है। मतलब एपीएमसी मंडी यह होता है जहां पे किसान अपना उत्पाद लाके बेचते हैं और उसके बाद वहां पे खरीदार बैठे होते हैं जो उनसे उत्पाद खरीदते हैं और फिर उसे अलग अलग जगह पे बेचते हैं। लेकिन इनाम क्या कर रहा है कि अगर आप यहाँ बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम रांची में बैठे हुए हैं, अब हम केरला में अपना सामान बेचना चाहते हैं, तो हमें पूरी आजादी है इनाम के थ्रू कि हम अपने सामान को केरला में बेच सकते हैं। केरला में बैठा कोई आदमी अगर हमारा सामान खरीदना चाहता है तो वो आराम से हमारा सामान का गुणवत्ता देख के वो खरीद सकता है। ये एपीएमसी मार्केट के थ्रू है। इनाम में मेनली ये है कि हम लोग अपने उत्पाद एपीएमसी मार्केट में लेके जाते हैं, वहां पे वो लोग लेते हैं, फिर इसका बिडिंग होता है। पूरे देश में कोई भी खरीदार खरीद सकते हैं, जिनको हमारा सामान अच्छा लगा और हम कहीं भी बेच सकते हैं। उसके बाद कुछ कुछ ऐप्स हैं जिससे हम लोग आजकल डेली, जैसे कोई भी हम लोग को सामान की जरूरत होती है, अब बहुत ज्यादा अच्छा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चल रहा है इंस्टामार्ट, ये सब की हम लोग कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं उससे हमारा खाना 10 मिनट में आ जा रहा है। तो कुछ कुछ एग्रीकल्चर मार्केट का ऐप्स है जहां से हम लोग खाना मंगा, ये साग सब्जी खाना ये सब मंगा सकते हैं। फिर ऑनलाइन फार्मर्स मार्केट प्लेस भी है, मंडी है। अब एगमार्क नेट, एगमार्क नेट एक पोर्टल है जो पूरे डॉक्टर देश, साहब आपका वो बंद कर लीजिए। जी सर, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही जी, आ आ रही। रही है। ओके ओके सर। ये डॉक्टर लिख रहा है, इनका वो बंद कर लो वीडियो। डॉक्टर किशोर जी अपना वीडियो बंद कर लें जी। एगमार्क धन्यवाद। नेट, जी सर, तो एगमार्क नेट एक पोर्टल है जिससे हम, आप, किसान भाई, एफपीओ, एसएचजी, कोई भी कहीं पे भी घर में बैठे आज के मंडी में किसी पदार्थ का क्या भाव है वो हम लोग अपने घर में बैठे बैठे जान सकते हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि अपने उपज को मार्केट लेके जाएंगे, फिर वहां पे भाव पता करेंगे। तो उससे क्या दिक्कत आता था किसान भाइयों को कि वो मार्केट में गए लेकिन वहां जाने के बाद मालूम चला कि आज भाव बहुत कम है, आज बेचेंगे नहीं। लेकिन सामान तो लेके गए, गाड़ी बुक करके गए, अब एक दिन रहेंगे तो गाड़ी वाले को एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, वो रहेंगे कहाँ, तो इससे खर्च और बढ़ जाता था। तो इससे जब खर्च बढ़ जाता था तो वो लोग सोचते थे कि किसी तरह चलो बेच के घर चलते हैं। अब क्या करेंगे, जितना कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा, कल कहीं फिर मार्केट गिर गया तो और दाम कम हो गया तो एगमार्क नेट पोर्टल है जो सरकार का है, जिसमें सारे मंडियों का, हमारे देश का सारे मंडियों का, सारे जितने प्रोडक्ट्स वहां ट्रेड होते हैं उनका प्राइस आता है। 3 प्राइस होता है, मिनिमम, मैक्सिमम, नोडल। मिनिमम मतलब अगर हम लोग बात कर ले, अभी हमको जानना है कि मैं अभी, मेरे पास प्याज है, उदाहरण के तौर पे मैं बात करता हूँ कि मेरे पास प्याज है, अब मैं इसे रांची में 15 मार्केट में बेचना चाहता हूँ, तो मैं घर बैठे बैठे देख सकता हूँ कि प्याज का आज क्या क्या रेट है। 3 रेट होता है, एक मिनिमम, मैक्सिमम, नोडल। मतलब सबसे कम गुणवत्ता के हिसाब से ये मूल्य आधारित होता है। अब सब मिनिमम हो गया जो सबसे कम कितने भाव में बिका, सबसे ज्यादा कितना भाव में बिका, और मेजर कितने भाव पे बिक रहा है वो हो गया नोडल प्राइस। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि कहाँ मार्केट में कितना प्याज आया, कोई भी सामान कितना आया वहां, इसके माध्यम से हम लोग वो भी जान सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग को बहुत पुराना डाटा भी मिल सकता है जिससे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा फसल को कब
कब उगाना चाहिए या फिर कब बेचना चाहिए, क्योंकि इससे हमें एक डेटा मिलेगा कि कौन सा फसल का दाम किस समय कितना था। ये सारा डेटा हमें यहाँ से मिल जाएगा। इससे हम लोग एक स्मार्ट मार्केटिंग कर सकते हैं इसको यूज करके, कि कब बेचना है, कब नहीं बेचना है, कब उगाना है, कब स्टोर करना है। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए और हम लोग के लिए बहुत बहुत ये होगा, मुनाफा देगा। अच्छा, रिसर्चर्स लोग इसको यूज करते हैं ताकि एक ट्रेंड देख सके कि कब सामान का चीजों का दाम बढ़ता है, कब घटता है। तो ये सब ट्रेंड देख के वो किसान भाइयों को बताते हैं कि आप अपने सामान को इस समय बेचिए, उचित मूल्य मिलेगा। ये बहुत मदद करता है। अब हम लोग बात करते हैं एगमार्क एफएसएसएआई। अब किसी भी सामान, सबको मालूम है कि अगर हम लोग को आज के डेट में अगर हम लोग को अपना आय बढ़ाना है, किसान भाइयों को अगर अपना आय बढ़ाना है तो उन्हें प्रोसेसिंग में जाना होगा, वैल्यू एडिशन में जाना होगा। कहते हैं ना कि टमाटर है सॉरी तो टमाटर का केचप बना ले, स्ट्रॉबेरी है तो जैम बना ले, जेली बना ले। तो अब हम लोग बना तो लेंगे, क्या हम लोग मार्केट में compete कर पाएंगे? अगर सारे किसान टमाटो सॉस ही बनाएंगे तो वो भीड़ से अलग कैसे होंगे? तो उसमें एफएसएसआई का लाइसेंस, अगर हम लोग कोई भी सामान लेते हैं जिसमें एफएसएसआई का लाइसेंस का नंबर होता है, एक मार्क का मार्का होता है, तो हमें एक विश्वास दिलाता है कि हाँ, इस पदार्थ का गुणवत्ता यहाँ से इस संस्था से किया गया है, तो हम लोग इस सामान को खरीद सकते हैं। तो एक मार्क हो गया, एफएसएसआई का लाइसेंस का जो नंबर हो गया, ये हमारा वैल्यू एडिशन में हम मदद करता है और हमें कोई भी सामान को खरीदने में एक विश्वास जगाता है। तो इसी तरह अगर कोई भी अपने प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं तो वो ये सब का लाइसेंस ले। अभी तो एफपीओ को एगमार्क का लाइसेंस जो 5 से 10 हजार में मिलता है वो 500 में मिल रहा है। तो ये सब सारे चीजें हैं, तो इससे हम लोग एक विश्वास जगता है। हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर हम लोग ऑर्गेनिक सामान सब जानते हैं कि महंगा होता है, लेकिन वही अगर नॉर्मल कोई ठेला पे लेके ऑर्गेनिक बेचे तो हम लोग वो पैसा ने वो उचित मूल्य नहीं देंगे। लेकिन वही कोई बहुत बड़ा स्पेंसर हो गया, कोई मॉल हो गया, वहां पे वो रहा तो उसका उचित दाम देंगे और हम लोग उसका गुणवत्ता, ये सब सारा उस सामान का, उस पदार्थ का गुणवत्ता बताता है। अब हम लोग बात करेंगे ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स। ये सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसमें 13 डिपार्टमेंट है, जिसमें एग्रीकल्चर भी एक है, जिसमें हम लोग सारे जितने भी पदार्थ है उसको यहाँ से हम लोग ऑनलाइन, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो सारे फॉरेन के हैं। और ये हमारा देश का ये हमारे देश का निकाला हुआ वेबसाइट है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स। इसमें हम लोग बहुत सारे 13 डोमेन है जिसमें सामान बेच सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी एक है। तो इसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं क्या मार्केट में सामान है, कितना रेट में है, कहाँ है, कौन सस्ता मिल रहा है, ये सब सारा चीज हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब आता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। अब क्या है कि हम लोग के अब हम लोग जो भी उपज बेच रहे हैं, अगर फार्मर जो किसान है हमारे देश के, वो डायरेक्ट अगर कंज्यूमर को बेचे तो वो जो भी मुनाफा है वो तो डायरेक्ट किसको मिलेगा? फार्मर्स को मिलेगा, किसान को मिलेगा। मैं 2 साल पहले जो एक सर्वे किया था तरबूज के ऊपर, तो तरबूज एक किसान अपने खेत से 4 रुपए से 5 रुपए किलो तक हार्डली छोड़ देता है केजी। अब उसे वो होलसेलर लेता है, वो उसको आगे बेचता है 10 रुपया। हम लोग तक आता है 20 से 25 रुपए केजी हमारे तरफ, रांची में मैं बात कर रहा हूं, 20 से 25 रुपए। लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस ऑन द कंज्यूमर शेयर है, मतलब कि हम जो एक कंज्यूमर उस सामान का जो मूल्य दे रहा है उसमें किसान को जो एक्चुअल में उगाया उसे कितना मिल रहा है। तो जब हम देखेंगे कि 20 से 25 रुपए हम लोग पर केजी तरबूज का दे रहे हैं और हमारे किसान भाइयों को 4 से 5 रुपए ही प्राप्त हो रहा है, बाकी जो भी मूल्य है वो बीच के लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन
जो उगाया है, जो खेत में मेहनत किया है, उन्हें इसका हक है। अब हम बात करेंगे कि फार्मर रिटेल आउटलेट। फार्मर्स क्या करें अपना एक रिटेल आउटलेट बनाएं। ये कुछ नया तरीके हैं जो मैं जिससे फार्मर अपना शेयर कंज्यूमर से से डायरेक्ट अपने सामान को, उपज को बेच सके। तो फार्मर रिटेल आउटलेट अपने आउटलेट्स बनाए जगह जगह पे, बहुत बड़ा नहीं, छोटा दुकान खोले जिसमें एक गांव का सारा सामान वहां ला के दे दे, इस तरह कुछ। फिर वीकली फार्मर्स मार्केट। अब देखिएगा, अगर गांव गांव से एक बस चलाया जाए, गांव गांव से एक बस चलाया जाए जिसमें उन किसानों को फ्री में जाने को मिले। एक सबसे पहले शहर के साइड में एक जगह चिन्हित किया हुआ होना चाहिए कि यहाँ पे किसान अपना उपज लाके बेचेंगे, जो गांव से है। तो उससे क्या होगा कि जो भी शहर में लोग हैं जो केमिकल वाला खाना खा रहे हैं, और गांव में लोग ज्यादा केमिकल यूज नहीं करते हैं। अगर आप इधर हमारे तरफ जाइएगा तो गांव में ना किसान दो तरह का, जो बड़े किसान हैं वो दो तरह का उपज लगाते हैं, अपने खाने के लिए अलग और मार्केट में बेचने के लिए अलग जरूर लगाते हैं। मैंने इसे बहुत देखा है, बड़े किसानों को जो केमिकल ये सब डालते हैं मार्केट के लिए, और अपने खाने के लिए वो केमिकल फ्री उपज करते हैं। तो अगर एक टाउन के साइड में एक जगह चिन्हित किया जाए कि हाँ यहाँ बाजार लगेगा, और एक फ्री बस चलाया जाए जिसमें जो हमारे छोटे किसान हैं वो अपने उपज लेके जाके टाउन पे बेच सके, तो उनको भी डायरेक्ट अपना सामान कंज्यूमर को बेच पाएंगे, पहला। दूसरा, जो बिचौलिया बेनिफिट ले पा रहे थे पैसा का, वो उन्हें डायरेक्ट मिलेगा, तो इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। तो ये भी एक तरीका है। मोबाइल वैन्स फॉर डायरेक्ट सेल। अब क्या है कि हम लोग जो एक कॉन्सेप्ट हरिंदर जी भी स्टार्ट किए थे, सर के साथ मैं भी बहुत काम किया था उस समय माइक्रो ग्रीन पे। कितना अच्छा इनका कॉन्सेप्ट था कि मोबाइल वैन, मतलब एक वो जो टाटा मैजिक आता है उसमें वो सब्जी की दुकान बनी हुई थी। वो उनका क्या था कॉन्सेप्ट कि वो गांव जाते थे, गांव से फ्रेश अच्छे सब्जियां को खरीदते थे सुबह में, वो डायरेक्ट किसान से लेते थे और डायरेक्ट वो एक सोसाइटी, एक अपार्टमेंट, सब जगह पे समय निर्धारित होता था कि इस अपार्टमेंट में इस दिन में इस समय में हम आएंगे, आपको फ्रेश सब्जी मिल जाएगा। अब वो गांव से डायरेक्ट उस अपार्टमेंट में जाते थे, तो उससे क्या होता था कि सभी को फ्रेश और ऑथेंटिक सब्जी मिलता था। ये भी एक मॉडल है कि अगर गांव से कोई आदमी एक गाड़ी लेके ऐसे भी चालू कर ले तो वो भी एक किसान का बहुत भला होगा। अभी नया चला है सब्सक्रिप्शन मॉडल, कि हम लोग पैसे महीने भर का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कि हमें सप्ते में ये चीज इतना इतना चाहिए, या फिर इतना ग्रीन वेजिटेबल, इतना आलू, इतना प्याज, इतना, ये मतलब से क्वांटिटी एक निर्धारित होता है जिससे हम लोग बोलते हैं कि इतना हम लोग को मिल जाए। और सब्सक्रिप्शन में फ्रूट, अपने फल जो हो गया, दूध, ये सबका एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी हम लोग अभी चल सकते हैं। लेकिन ये तभी कारगर है कि जो भी व्यक्ति उत्पाद कर रहे हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में हो, पहला। दूसरा, कि अगर हम लोग किसान से लिंक कर लें कि एक गांव से, कि एक गांव में भी सब लोग बहुत बहुत तरह के फसल उगाते हैं, तो सबसे उनसे लाइन अप करके और लिंक करके ये डायरेक्ट अगर हम लोग कंज्यूमर को दे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ नया नया तरीके हैं जिससे हम लोग किसान को और प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब एक इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसे चल रहा है कि किसान, कुछ एरिया के लोग, वो अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी इच्छुक हैं सब्जी, सामान, किसी तरह का उत्पाद लेने के लिए, तो उन्हें जोड़ते गए उस व्हाट्सएप ग्रुप में। और जब भी उनका उत्पाद आया तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिए कि मेरा उत्पाद इतना हो गया। उससे क्या कनेक्ट हो गया। सुशील भैया बंद कर लो, सुशील भैया बंद कर दो लाइट। अब जो भी किसान अब बहुत अच्छा खेती कर रहे हैं, या फिर कुछ किसान मिलके, हम लोग ये भी कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिसमें वो बताएं
कि वो क्या लगाने जा रहे हैं। फिर क्या होता है कि वो लोग धीरे-धीरे हर स्टेज का फ़ोटो भेजते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग एक कनेक्ट बना पाते हैं। किसी चीज़ को अगर हम लोग शुरू से देखते हैं, तो एक कनेक्ट हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो फिर हम लोग लगता है कि कब ये बड़ा होगा, उनके खेत में जाएँगे, अपने हाथ से तोड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा से चल रहा है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी उत्पाद उनका आ रहा है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में उसका गुणवत्ता और सारे इन्फॉर्मेशन डाल दे रहे हैं। उस एरिया, उउस लोकेलिटी के जितने भी लोग हैं, इच्छुक हैं, तो वो उस उनके जगह पे जाके खरीद रहे हैं, पहला। दूसरा कि अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाह रहे हैं, तो वो लोग उनको होम डिलीवरी करा दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि क्या आने वाला है, क्या हमको ज़रूरत है, कहाँ मिलेगा, ये सब का भी एक जानकारी हमें बैठे-बैठे, घर में बैठे-बैठे हो जा रहा है। तो ये भी हमारे अगर ये सब भी एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केटिंग का, जिससे हम लोग किसान को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि एग्रीकल्चर ई-कॉमर्स का भी बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें आप देखिएगा कि बिग बास्केट, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये सब घर बैठे-बैठे कुछ भी ऑर्डर कीजिए, आपको आ जाएगा। फल, सब्जी, किसी तरह का कोई भी सामान, तो ये सब भी एक माध्यम बन रहा है। अब किसान अगर डायरेक्ट इससे जुड़ेंगे, तो वो अपने सामान और अच्छे से बेच सकते हैं। लेकिन अगर यही बात आता है कि किसान, एक छोटा किसान क्या करे? एक छोटा किसान इतने बड़े पैमाने पे काम कैसे करे? तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि हम लोग एफपीओ बनाएँ, एसएचजी ग्रुप बनाएँ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएँ, जिसमें किसान एकजुट हो, अपना उपज एक जगह दे और उसके बाद उस उपज का मार्केटिंग करे। एक उदाहरण के तौर पे एक किसान अगर 10 केजी कोई भी सामान को, आलू ही मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे भिंडी ले लेते हैं कि एक किसान अगर 10 केजी भिंडी उगा रहा है, तो वो क्या इस सब से लिंक कर पाएगा? कभी नहीं। लेकिन उस गाँव में अगर 100 किसान एक जगह मिल जाएँ और सभी किसान अगर 10-10 केजी ही भिंडी दें, तब उनका बार्गेनिंग पावर मार्केट में बढ़ जाएगा। तब वो किसी भी, जो इंस्टामार्ट है, बिग बास्केट है, ब्लिंकिट है, ये सब से वो अपने आप को लिंक कर पाएँगे। तो इसीलिए हमेशा कहा गया है, संगठन में ही शक्ति है। तो एफपीओ हो गया, एफपीसी हो गया, ये सब बना के हम लोग अपने उत्पाद का मार्केटिंग कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। अभी सरकार भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दी है, क्योंकि इसमें जो हमारे गाँव की महिलाएँ दीदी होती हैं, वो 10 से 20 लोग मिलके एक संगठन बनाती हैं और जिससे अपने उत्पाद को वो एक ऐसा संगठन होता है 10 से 20 लोग का ही, जो अपने आप को सही में कहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो अपने आप को चाहते हैं कि कहीं देखें, बिज़नेस करें। तो इसके लिए सरकार भी मदद किया है। उनके सामग्री को फ्लिपकार्ट, अमेज़न, पतंजलि, मीशो, जियो मार्ट, ये सब सबसे लिंक करने का। वो सब अपने उत्पाद यहाँ बेच सकते हैं। अभी हमारे साथ अलका जी भी जुड़े हुए हैं, जो एफपीओ के बारे में और ज़्यादा अच्छा जानकारी देंगे, क्योंकि उसमें मार्केटिंग हो कैसे रहा है और कैसे-कैसे बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा है कि अगर हम लोग एक किसान, जो बहुत छोटा किसान है, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर का ज़मीन है, वो अगर कोई भी केमिकल, कोई भी खाद अगर खरीदने जाएगा मार्केट में, तो उसे महँगा मिलेगा, लेकिन संगठन में खरीदेगा तो उसे सस्ता पड़ेगा। तो संगठन का फ़ायदा, अभी हमारे साथ अलका जी जुड़े हुए हैं, वो भी थोड़ी देर में भी बताएँगे बहुत संक्षेप में। एसएचजी में भी सरकार का बहुत ध्यान है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग और कैसे-कैसे अपने आय को, इनकम को, फार्मर अपने किसान बढ़ा सकते हैं। तो प्रोसेसिंग में जाएँ, वैल्यू एडिशन में जाएँ, जैम बनाएँ, जेली बनाएँ, पिकल्स बनाएँ, कोल्ड प्रेस ऑयल ये करें। फिर अब मशरूम उगाने का आया था, तो बोले बहुत कोई मशरूम उगाने लगे, तो अब इसका उतना कंज़म्पशन कम हो गया गाँव में बेच नहीं पा रहे थे, गाँव में खरीदेगा कौन? अब वो मार्केट तक पहुँच नहीं पा रहे थे। इसमें एक आया कौन-सा, इसमें है कि ड्राइड मशरूम, अब मशरूम को सुखा के उसका पाउडर बना के बेचा जाता है। तो ये क्या है? ये सब एक तरीका है कि हम अपने आय को कैसे बढ़ा सकते हैं और मार्केट में कैसे सस्टेन कर सकते हैं, एक किसान का आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस सब के लिए पीएम सरकार ने का भी बहुत स्कीम चल रहा है। आप नज़दीकी अपने बैंक में जाइएगा, तो ये सब का अगर लघु आपको अगर करना है, वैल्यू एडिशन में जाना है बहुत सा मशीन के लिए, तो पीएम ईजीपी करके एक स्कीम है। उसके तहत आपको लोन मिल जाएगा, सब्सिडी भी मिल जाएगा कि आप इसमें वैल्यू एडिशन में, प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। दूसरा, आजकल जो हमारा प्रचार हो रहा है व्हाट्सएप से,
बहुत लोग अपने स्टेटस लगा रहे हैं कि हमारे पास ये स्टेटस, व्हाट्सएप डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी चल रहा है कि हम लोग पहले ही कंपनियों से बात कर लेते हैं। कंपनी बोलते हैं कि मुझे, जो सरसों तेल बनाने वाली कंपनी है, वो किसान को बोलते हैं कि आप सरसों उगा के हमें डायरेक्ट दे दीजिए। तो वो जितना भी सरसों उगाते हैं वो डायरेक्ट उस कंपनी को दे देते, तो उन्हें मार्केट का दिक्कत नहीं होता है। तो बहुत सा केचप बनाने वाली कंपनी टमाटर के लिए किसान से पहले ही डील कर लेते हैं कि आपका जितना, आपके खेत में जितने भी टमाटर का उपज होगा वो हम आपसे डायरेक्ट ले लेंगे। तो ये सब एक तरीका है। और मैं अलका जी को बुलाना चाहता हूँ। अलका जी क्या प्रेजेंट है? जी जी। जी प्लीज आप थोड़ा सा बहुत संक्षेप में एक बार एफपीओ के बारे में हमें थोड़ा और मार्गदर्शन कीजिए। अलका जी एफपीओ में, चतरा जिला में एफपीओ में सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो एफपीओ खुद चला रहे। तो प्लीज आप 5 मिनट में संक्षेप में एफपीओ के बारे में बता दीजिए मैम कुछ, आपका जरूर जरूर। लाइफ एक्सपीरियंस। पहले तो आपका धन्यवाद रोहन सर कि आपने मुझे भी इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया, और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जी मैं एफपीओ में 2 साल से यहाँ चतरा जिले में जुड़ी हुई हूँ। और हमारे पास अगर एफपीओ के बारे में बताऊं तो अभी हमारे पास, हमारे साथ हमारे एफपीओ में 1500 किसान जुड़े हुए हैं। और थोड़ा सा अगर एफपीओ की बारे में बात करें तो एफपीओ जो है वो जो ये कॉन्सेप्ट है एफपीओ का, किसान उत्पादक संगठन या किसान उत्पादक कंपनी के है। तो ये 29 फरवरी 2020 में ये प्रोग्राम को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। और एफपीओ का मुख्य उद्देश्य, जितना भी अभी रोहन जी ने बताया या रोहन सर, कि हम लोग जो है अभी या तो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू किसान जुड़ सकते हैं या जैसे भी अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के लिए जो ये स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा ये है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले ही किसान ज्यादा है। तो एफपीओ का मुख्य उद्देश्य यही है था बनाने का कि हम लोग किसानों को जो है वो एकजुट कर सके, जिसमें छोटे किसान हो या बड़े बड़े किसान हो, सभी को जो है वो एक समूह में ला करके कुछ एक प्रोडक्ट पे मिल करके उत्पाद करवा सके, जिससे हम लोग उनको खरीद और बिक्री करने में एफपीओ के द्वारा हम उनको मदद कर सके और किसानों को जो है वो उचित मूल्य दिला सके। और जिसमें बिचौलियों का जो भी निर्भरता, बिचौलियों पर निर्भरता है किसान की, उसको हम लोग कम कर सके। इसमें क्या था कि अगर हम एकजुट होकर के एफपीओ के साथ काम करें किसानों के साथ, तो जो भी किसान मार्केट से खाद, बीज या दवाई खरीद रहे हैं, उसका जो मतलब जो भी बाजार से वो खरीद रहे थे, उसके द्वारा जो हम लोग हैं एफपीओ के थ्रू जोड़ करके उनको, आज जो हमारे साथ 1500 किसान जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं जो वो डायरेक्ट बाजार से खरीद रहे थे और एफपीओ से एकजुट होकर के खरीद रहे हैं, उसमें हम लोग जो है उनके लागत को कम करने का कोशिश किया। और एफपीओ के थ्रू किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण और तकनीकी जो भी हेल्प है उसको उपलब्ध करवाने का हम लोग जो है वो अपने तरफ से कोशिश की है। और इसी के लिए और यही उद्देश्य के साथ जो है वो एफपीओ को बनाया गया था। और मार्केटिंग की बात करेंगे कि अगर हम लोग मार्केटिंग में एफपीओ जो है वो किसानों को किस तरह से मदद करता है, तो पहले जो आता है वो सामूहिक बिक्री, जो हम लोग किसानों को अभी तक जो देख पाए हैं, क्योंकि जो भी किसान है कि अगर छोटे किसान वो मान के चलिए कि अगर वो धान है या फिर वो सब्जी उगा रहे, तो वो एक पहले क्या था कि अपना 10 किलो 20 किलो उगा रहे और उसको वो खुद मार्केट में सेल करने जा रहे, जिससे क्या हो रहा था कि उनका जो है वो कहीं ना कहीं जो लागत मिलना चाहिए, उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। और एफपीओ के थ्रू ये हुआ है कि एफपीओ जो है वो हम लोग जिस तरह से काम करते हैं उसका चैनल ये है कि एफपीओ जो है वो अपने हर जगह जगह पंचायत में जो है वो उत्पादक समूह के रूप में भी बना हुआ है। उत्पादक समूह जो कि ये भी है कि अगर किसान अपने गांव से डायरेक्ट एफपीओ तक अपने सामग्री को नहीं ला पा रहे थे, उसमें भी ये उसको और सरल बनाने के लिए
जो है वो हमारे द्वारा उत्पादक समूह का निर्माण किया गया, जिसमें सरकार जो है वो 2 लाख रुपए ग्रांट के तौर पर, मदद के तौर पर पीजी में देती है उत्पादक समूह में। उससे क्या होता है कि पंचायत में ही किसान को अपने मतलब ब्लॉक तक भी, प्रखंड तक भी नहीं आना पड़ता, वो पंचायत तक में ही अपने उत्पाद को जो है वो संग्रह करते हैं, और उनका जो उत्पादक समूह है वो एफपीओ तक इकट्ठा करने में मदद करता है, जिससे कलेक्टिव मार्केटिंग की वजह से उनका जो भी उनको जो है वो हमारे किसानों को बेहतर रेट दिलाने में हम लोग मदद कर रहे हैं। दूसरा है कि हम लोग उनको सीधे खरीदारों से जोड़ने में मदद करते हैं, जैसे उनको डायरेक्ट मंडी तक पहुंचाना, आपका प्रोसेसिंग यूनिट्स में उनको प्रोसेसिंग, किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन या प्रोसेस करने के लिए प्रोडक्ट्स को वहां तक हम लोग उनको लाने का प्रयास करते हैं। और कीमत और बाजार की जानकारी किसानों को हम लोग जो है वो प्रदान करने में मदद करते हैं, जैसे कि उनको अभी कौन सा फसल, वो फसल तो लगा रहे हैं लेकिन उनके फसल का दाम कहाँ अधिक मिल पाएगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने पीछे सुना कि हम लोग ई-नाम, ONDC और एजी मार्केट नेट जो है उससे किसानों को जोड़ने में मदद करते हैं, जिससे हम लोग उनको समय समय पर ये जानकारी दे पाते हैं कि उन्हें उनके फसल जो भी उन्होंने अभी लगाया उसका कहाँ उनको बेहतर दाम मिल पाएगा, और हम उनको उनके प्रोडक्ट को संग्रह करके कहाँ हम लोग। हाँ, आवाज कट रहा है, बताइए सर। जी जी, नहीं बोलिए बोलिए, आपका आवाज थोड़ा कट रहा था मैम। हेलो। हाँ हाँ, नहीं प्लीज प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो वो है कि हम लोग उनके प्रोडक्ट को कहाँ अच्छी रेट दिलवा सकेंगे और उनका कौन सा प्रोडक्ट अभी कहाँ के लिए सूटेबल है, उसमें हमारा जो एपीओ है उनको बाजारीकरण में एक तरह से मदद करता है। और उनके उत्पाद की जो ग्रेडिंग हुआ, सॉर्टिंग हुआ, पैकेजिंग, उनके उत्पाद को एपीओ के द्वारा उसको ग्रेडिंग करके, सॉर्टिंग करके, उनको पैकेजिंग करके हम लोग एक उनको अच्छा रेट प्रोवाइड करवाने का अपने तरफ से कोशिश करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बताएं तो कटहल खाना सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसको अगर बोला जाए तो उसको काटना लोग पसंद नहीं करते कि उसको काटने में बड़ी मेहनत होती है। लेकिन अगर उसी को हम लोग उसको फ्रेश करके, उसको काट करके प्रोवाइड करें, तो उसको काट करके अगर हम लोगों ने पैकेजिंग किया, तो वो कटहल जो हम लोगों ने 15 से 20 रुपए किलो सेल किया था, वो कटहल को हम लोग कट करने के बाद, उसको पैकिंग करने के बाद हमने 50 रुपीज तक सेल किया। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्जिन है 20 रुपए का, वो हम लोगों ने किसानों को पैकेजिंग करके उसमें वैल्यू एडिशन करके उन्हें दिलाने का प्रयास किया है। अभी क्या है कि फूलगोभी क्या जी, मतलब आपके कहने के हिसाब से कि अगर हम लोग भी प्रोसेसिंग में वैल्यू एडिशन में जाएं तो किसान को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। जी जी। तो जैसे कि ये भी है कि क्योंकि हाँ जी जी, बोलिए बोलिए, बताइए। जैसे कि है अभी फूलगोभी ही है, अभी फूलगोभी मार्केट में सीजन में जो है आपको 15 रुपए 20 रुपए तक मिल जाता है, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि हमारा कोशिश ये भी है कि हमेशा वो नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोग जो है वो उसको ड्राई फॉर्म में करके उसको अपने स्तर से उसको सेल करने का प्रयास कर रहे हैं। ड्राई फॉर्म में करने के बाद एक उसमें रेट बढ़ गया, उसका वैल्यू एडिशन हो गया और उसे हम लोग मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। तो उसमें ये हुआ कि हम लोग उसका जो है वो वैल्यू एडिशन किए, तो कहीं ना कहीं किसानों को जो उसका रेट है वो हम लोग अच्छा दिलवा पाए। और वैल्यू एडिशन में बात करेंगे तो हम लोग अपने किसानों को ये भी लाभ दिलवाने का कोशिश करते हैं कि उन्हें समय समय पर जो भी प्रशिक्षण है वो मिलता है, और पीएमएफएमई जो है उसके द्वारा हम लोग किसानों को मतलब 50% तक सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें वो मशीन्स लगा सके। और अभी हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसमें हमारे एरिया में दाल प्रोसेसिंग का और अचार बनाने का, मसाले का और आटे का ये पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का कार्य कर रहे हैं। और इस तरह से सरकारी जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ के द्वारा किसान जो है वो एपीओ के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक है, आपके कहने का यही तात्पर्य है कि संगठन में ही शक्ति है। बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। तो इसी के साथ में
हम मैं अपने वाणी को समय को देखते हुए मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। जी। जी, आदरणीय बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमारे सदन में आदरणीय रोहन गुप्ता और उनकी टीम के द्वारा, और हैंड राइज हुआ है आदरणीय सुजीत जी का। आप अपना प्रश्न करें। जी, धन्यवाद दीदी। तो रोहन रोहन जी, एक प्रश्न ये था कि जैसे कोई किसान ऐसे गांव में है जहाँ पे 100 किलोमीटर के रेडियस में कोई बड़ा शहर, बड़ा मार्केट नहीं है, तो आपका कोई अनुभव है क्या कि ऐसे जगह पे आपने काम किया और ट्रांसफॉर्म किया और नहीं हो पाया तो क्या चैलेंजेस आई? मतलब ऐसे जगह में होता ये भी है कि जो सबसे निकटस्थ इकाई है किसान का, इन माध्यमों से जुड़ने का, जो नहीं होता किसान है। सचिव, ग्राम सचिव या कुछ होते हैं, हुँ। अगर वो ढीले हैं तो, और अगर वो किसान के पास इंटरनेट और ये सब माध्यम नहीं है जुड़ने का, तो फिर वो कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसा कोई आपका अनुभव है क्या? इससे बहुत ज़्यादा अनुभव तो हमारा नहीं है, लेकिन एक ऐसा गाँव में गया था जहाँ पे ऐसा सिचुएशन आया था। मैं उसे नज़दीकी केवीकी कृषि विज्ञान संस्थान से मैं उन्हें जोड़ा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि ये जो नज़दीकी कृषि विज्ञान संस्थान होते हैं, वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैसे उपज को बढ़ाना है और मार्केटिंग दोनों में उन्हें मदद करते हैं। तो सबसे और वो अपने ब्लॉक स्तर पे जा सकते हैं, ब्लॉक में होते हैं वीएलडब्ल्यू विलेज लेवल वर्कर, बीडीओ सॉरी बीएओ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, वो जो होते हैं वो उन्हें आगे का हेल्प करेंगे। फिर उनके लेवल पे ब्लॉक लेवल पे आत्मा एटीएम जो होते हैं, आत्मा के थ्रू जो एटीएम होते हैं, बीटीएम होते हैं, वो भी उन्हें काफ़ी मदद करेंगे सर। जी, धन्यवाद। अगला प्रश्न आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करें। आशीष सर। जी, प्रश्न करें सर, डॉक्टर साहब। जी ओम, मेरा एक प्रश्न था कि अगर हमको एग मार्क लेना है तो उसके लिए, अगर हम एफपीओ हैं और हमको एग मार्क लेना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? अलका जी अगर लाइन पे जुड़े हुए हैं तो वो एफपीओ से एक मार्क लिए हुए अभी हाल में ही उसका, तो वो अभी ज्यादा अच्छा से मार्गदर्शन कर पाएंगे। अलका जी क्या आप जुड़े हुए हैं? जी 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 एग मार्क लेने के लिए जो है वो हमारे पास हमारा जीएसटी होना अनिवार्य है, और हमारे कंपनी या जहाँ से भी आप ले रहे हैं उसका एफएसएसआई लाइसेंस जो है वो होना अनिवार्य है। और उसका ही कुछ फॉर्म आता है, जैसे कि लेने के लिए उसमें A2 फॉर्म करके होता है, और आपका 3-4 तरह का वहाँ से फॉर्म मिलता है, उसको फिल करना। उसका एक प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे डीएमआई पे जाकर के उसका प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर के उसका चार्ज है। अगर एफपीओ के थ्रू लेते हैं तो वो 500 है। मेनली जो है हमारे पास हम किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, वो हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास एफएसएसआई लाइसेंस होना चाहिए, हमारा जीएसटी होना चाहिए, और हमारा जो भी कंपनी है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो हम ये एगमार्क सर्टिफ़िकेशन जो है वो ले सकते हैं। ये मैडम सब ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? नहीं, नहीं, आप ये सारा पेपर रेडी करके आप अगर मुझसे बात करना चाहें तो एक बार आप बात कर ले सकते हैं। और इसका कुछ फॉर्म भी है, कुछ फॉर्मेट है, अगर आपको इसमें करना हुआ तो मैं शेयर कर दूँगी। इसका फॉर्मेट जो भी है उसमें आप जो भी है सारा फिल करके और इसको जस्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सर ये आपके जो शहर में या फिर बोले स्टेट में जो डीएमआई का ऑफिस होता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, उसके अंदर एक मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं, तो वही आपको ये सारा हेल्प करेंगे। और अलका जी जैसे जुड़ी हुई एफपीओ से, वो अभी अपने झारखंड में वो उनका एफपीओ पहला है जो एक मार्क का सर्टिफिकेशन लिया। तो आपका और अगर आगे लेना चाहते हैं तो आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं सर। डीएमओ, उनका नाम डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर जो होते हैं। एमओ मार्केटिंग ऑफिसर, जो यूपीएससी के थ्रू जो रिक्रूट होते हैं, एमओ होते हैं जो स्टेट हेड,
वो ये सब चीज में डील करते हैं सर एट प्रेजेंट। जी धन्यवाद। जी ओम। रोहन जी। जी सर। जी मेरा इसमें आप कोई ऐसा प्रशिक्षण सीईओ को प्रशिक्षण देते हो क्या? प्रशिक्षण वाला कोई सीईओ है क्या आपके, जो एपीओ जो वर्किंग एपीओ उसमें कोई काम करने के लिए ये सब व्यवस्थित किसानों के हित में काम कर दे, ऐसा कोई है क्या आदमी जो नौकरी लगने वाला है? नौकरी करने वाला अभी तो मैं तो देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कि जितने लोग भी थे हमारे जूनियर्स भी कुछ थे तो सारे अभी ज्वाइन कर चुके हैं। आप कहाँ से हैं सर, किस एरिया में चाहिए? मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, अच्छा मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश में। तो अगर उधर जी कुछ होगा तो मैं आपसे एक बार कनेक्ट करूंगा। और ऐसे अलका जी, क्या आपके नजर में है कोई ऐसे, क्या आप एफपीओ से जुड़े हुए हैं? हाँ, जिसने काम किया हो, जिसको अनुभव हो और उसको जरूरत हो फील्ड की, मतलब तो उसके लिए, मतलब फील्ड में इसके सब लिए चीज सजी सजाए रखी हुई है, अच्छा अच्छा, जो व्यवस्थित दौड़ा दे सब चीजों को। ठीक है। मैं आपको एक बार मैं आपसे कनेक्ट करूंगा जैसे मुझे मिलेंगे, क्योंकि मेरे आ, दो तीन जूनियर हैं। आपका नंबर दो ना सर। हाँ, वो नंबर मैं ग्रुप में दे दूंगा। हाँ, इस पर मैसेज में उसमें डाल देना, मैसेज बॉक्स में। ओके सर। जी जी जी, ठीक सर। आदरणीय सुनील दत्त जी। जी सदन को ओम। मैं ये जानना चाह रहा था कि एगमार्क का कार्यालय क्या जिला स्तर पे होता है? जिला स्तर पे? जी। एगमार्क का कार्यालय सर जिला स्तर पे नहीं, लेकिन बहुत सारे जिला स्तर पे तो नहीं है सर, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े 11 जगह इसका लाइब्रेटरी इंडिया में इसका लैब है। और इनका ऑफिस भी है सर। इनका ऑफिस डीएमआई का ऑफिस से ही अटैच होता है, तो वहीं से इसका सर्टिफिकेशन होता है। एगमार्क का इंडिया में 11 जगह पे इनका लैब है। जो भी हम लोग प्रोडक्ट भेजते हैं तो ये सब सारा लैब में, एक नागपुर है जो इसका हेड ऑफिस है, तो वहां जाके लैब में टेस्ट होता है सर। तो आप जिस भी राज्य में हैं तो वहां पे आप अप्लाई कीजिएगा, तो जो नियरेस्ट एगमार्क का लैब होगा वो वहां पे प्रोडक्ट जाके उसका गुणवत्ता की जांच होगी। अच्छा, ये अपने टोटल 11 जो आप कार्यालय बोल रहे हैं, तो ये 11 कार्यालय किन किन स्थानों पर हैं? ये किन किन स्थानों पे मुझे भी देख के आपको बता देता हूँ। आप जैसे आप डीएमआई डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन की वेबसाइट में जाएंगे तो मिल जाएगा जी कि इनके 11 कार्यालय कहाँ कहाँ हैं। लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां आपको नहीं जाना, आपको अपने नजदीकी जो भी डीएमआई का ऑफिस है वहां पे अप्लाई करना है, वहां से आपका प्रोडक्ट आपका चला जाएगा। जी जी जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। वो 11 सर मैं बताना चाह रहा हूँ, वो 11 है। एक वो कोलकाता, मुंबई, राजकोट, भोपाल, चेन्नई, कोची, गुंटूर और कानपुर, जयपुर, अमृतसर रीजनल लैबोरेटरी। जी धन्यवाद। सर जैसे जी मेरा प्रश्न है सर, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, तो उन लोगों के लिए इस तरह से काम में हम किस के साथ जोड़े जो इस तरह के मार्केट से वो जुड़ सके? जियो जी 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 सर, क्या बोले, जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रहे हैं, हम आपको जो प्रश्न को समझ पाए कि अब जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं उन्हें कैसे जोड़े जो उन्हें ऐसा मदद हो पाए। क्या मैं सही सुना हूं? आप एक बार पुष्टि करें। जी सही सुना आप। सही सुना सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप किस चीज में काम कर रही है। जैसे कि अब हमारे तरफ जैसे यहाँ अभी पे सर जैसे हम जो देख रहे हैं यहाँ पर पूरे नर्मदापुरम में जितने भी ग्रुप बने हैं वो सब आपस में लेन देन कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और उनका सबसे बड़ा है कि वो चीज बना लें पर वो चीज बिके कहाँ, ये प्रश्न उनके जिसके पास भी जाते हैं उनका प्रश्न है कि भैया हम बना तो सब लेंगे पर बेचेंगे कहाँ।
और जैसे कि अभी आपने देखा हो कि मैं पहले बताया भी कि ऑनलाइन जो मार्केटिंग जो है, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट सरकार का एमओयूज है 2022 से चालू हो गया है कि वो अपने सामान को अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मीशो, जियो मार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उसमें डायरेक्ट वो रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पे अपने उत्पाद को वो बेच सकते हैं। से मान लो उदाहरण है, मैं बड़ी बनवाता हूँ, एक समूह जो है जैसे नर्मदापुरम में बहुत मूंग पैदा हो रही है और हमने बड़ी बनवाई। अब ये बड़ी को हम कैसे उन्हें लिंक करेंगे, ये थोड़ा बताएं आप। जी सर, क्या 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 बोले, क्या बनाएंगे? जो बड़ी बनती है ना, जो सब्जी बनती सुखा करके जो बड़ी बनाते हैं, हमारे यहाँ उसको स्थानीय रूप से बड़ी कहते हैं। मूंग को जो है उमरा दिया, फिर उसको थोड़ा पीस लिया और उसको थोड़े छोटे छोटे उसमें डाल दिया। सोया बड़ी जैसी बड़ी मूंग की। जी सर, मैं इसको थोड़ा सा आगे बताने का प्रयास करूं। जैसे आप ना, हाँ, आप लोगों ने जैसे कहा कि हाँ, एसएचजी की या समूह की जो भी महिलाएं बना रही है उसको हम उस लेवल के प्लेटफॉर्म तक लेके नहीं जा पा रहे, वो आपस में ही खरीदारी कर रही हैं। लेकिन ये है कि वो कहीं ना कहीं, अगर मैं एक एग्जांपल के साथ बनाऊं तो आप लोग अभी सुन रहे होंगे कि एक रागी का प्रोडक्ट्स है जो कि झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट में बना। वहां भी क्या था कि वो महिलाएं एक समूह से ही उन्होंने जस्ट शुरुआत किया था कि वो रागी का प्रोडक्ट्स बना रही थी। उसके बाद वो धीरे-धीरे अपने वहाँ से जो है वो अपने जिला की मदद से, जिला प्रशासन की मदद से या जहाँ से भी, उन्होंने क्या किया कि उस प्रोडक्ट्स को जो भी है वो स्कूल्स में या जो भी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं या सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पे मिड मील में बच्चों को उन्होंने देने का प्रयास किया। और उसको वहाँ से फिर जो भी मतलब ऑफिशियल्स जो भी मतलब कहा जाए तो जो भी पुलिस वगैरह जो भी होते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने उनके जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ट्रांसफर करने का, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने का प्रयास किया। फिर उन्होंने धीरे-धीरे जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट में वो अपने प्रोडक्ट्स को, क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट्स, लोग तो बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, लेकिन जब वो जानेंगे तब तो आपकी चीजें, जो भी आपके प्रोडक्ट्स आगे फैलेंगे। पहले उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट पे काम किया, वहाँ पे उनका प्रोडक्ट्स जब डिस्ट्रिक्ट तक जो है वो लोग जान गए, वहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई होने लगा। उसका टेस्ट जो भी है, वो सारी चीज़ें जब उन्हें पसंद आई, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट में धीरे-धीरे करके उन्होंने मूव किया। उसके बाद उन्हें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला, क्योंकि जब तक उनकी आमदनी बढ़ेगी नहीं, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक कैसे जाएँगे? या अपने प्रोडक्ट्स को आप कितना आगे तक लेके जा सकते हैं, जब आपकी आमदनी जब तक नहीं बढ़ती है। तो वो जब आमदनी उनकी बढ़ी, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से लेकर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक गए, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अभी आपके सामने जस्ट ये रागी का जो है वो एक एग्जांपल है कि वो आपके अभी आईआईटी जो खड़गपुर है, वहां तक जो दीदी का प्रोडक्ट्स है वो सेल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें पहले अपने एरिया में, अपने गांव से शहर, शहर से फिर दूसरे शहर, उसके बाद हमारे पास खुद धीरे धीरे जब हमारे पास पूंजी आ जाएगी, हमारे पास चीजें आ जाएगी, तो वो दीदी भी जो है वो सरवाइव करने के लिए, आगे जो है वो बढ़ने के लिए खुद वो प्रेरित हो जाएंगी। तो हम उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दे सकते हैं, फिर वो इनाम, ओएनडीसी, अपेडा जो भी है, हमारा प्रोडक्ट सारी जगह पे सेल हो सकता है। और ओएनडीसी वगैरह जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये किसी तरह का चार्जेस नहीं है। तो इस पे हम अपने प्रोडक्ट्स को, या दीदी लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स को आराम से सेल कर सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय दुष्यंत जी। मेरा प्रश्न करूं? नहीं, अभी नहीं करोगे आप। आदरणीय दिनेश जी सैनेवाल का हाथ हैंड रेज है। दिनेश जी अपना सवाल करें और आभार भी करें, समापन करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत ही ऊर्जापूर्ण रही है, और हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता आदरणीय रोहन जी और बहन अलका जी, आपके माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। और उसका कारण ही ये भी रहा कि हम 8 बजे से आगे भी हमारे हैंड रेज हो रहे हैं,
और उत्सुकता है आपसे पूछने और समझने की, सीखने की। तो हालाँकि मेरा एक प्रश्न बहन अलका जी से था कि आपके क्षेत्र में जो रागी है, वो क्या रुपए किलो बिक रहा है? क्योंकि अभी कुछ बंधुओं से बात हो रही थी मेरी, बिहार में कल-परसों, तो इसी से संबंधित कुछ वार्तालाप हो रही थी। तो एक तो कि क्या प्राइस वहाँ पे होगी, और अन्य बातें, क्योंकि समय की कमी के कारण मैं वैसे आपका फ़ोन नंबर वगैरह ले लूँगा, तो फिर वार्तालाप कर लेंगे। दूसरी बात आगे बढ़ाएँ तो मुझे लगता है योगहार में लगातार कई विषयों पे वार्तालाप हो रही है, लेकिन जो विषय अभी मार्केट और उससे संबंधित तकनीकी हैं और प्रोसेसिंग क्षेत्र है, इस पर बहुत उत्सुकता के साथ प्रश्न आ रहे हैं, और इस उत्सुकता से ज़ाहिर होता है कि इस तरह की वार्ता हमको आगे भी रखनी होगी। इससे तो मैं आदरणीय मुनीलाल सर, आदरणीय रंजना बहन जी, आपसे निवेदन करूँगा कि ये वार्ता पुनः आयोजित की जाए, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त होगा इस माध्यम से। और साथ में ये बात भी और निश्चित ही दिनेश सर, जैसे जरूरी हो तो कम से कम क्लास को आधे घंटे बढ़ाएं। अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज है तो उसको ये ना करें कि भाई 8 बजे खत्म, यानी खत्म। कोई बहुत जरूरी है तो उसको कम से कम 15-20 मिनट का, क्योंकि ये बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है जी, ये। जी आदरणीय, निश्चित ही, क्योंकि इस तरह की वार्ताएँ और मेरे ख्याल इससे ज्यादा अगर 20 मिनट बढ़ा भी दें आप, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कोई होगी नहीं उसको, अगर 20 मिनट रुक के इस चीजों को सुन ले। वो जिसको जाना है वो ग्रुप से चला जाए, लेकिन जिनको सुनना है वो या अगली क्लास हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये बहुत अच्छी, बहुत उपयोगी मेरा चीज है। मेरा निवेदन है शरद भैया, क्या है कि इसको जैसे यहीं से शुरू किया जाए दूसरे दिन, जरूरी नहीं है कि उसका अपन उनसे कोई बोले, पहले सवाल और क्वेश्चन इसी से शुरू किया जाए, अगला तो सही रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है, इतनी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है फिर, और 9 बजे से अगले अगले अगर लोगों को अपना अपना वो करना पड़ता है ऑफिस में जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा 8 बजे के बाद, फिर क्या मतलब उसका वो नहीं कर पाएंगे ना, नहीं तो इसलिए सर हमारा अगली क्लास करवा दें आप, अगली क्लास अगर हाँ, हो ये जाए। बिल्कुल कंफर्म कर लें कि 8 बज जाए और इसको खत्म करें, अगला शुरू करें ना दूसरे दिन या तीसरे दिन, मान लो कल गुरुवार है तो तीसरे दिन करें, इसको यहीं से शुरू करें, इसी सवालों से शुरू करें, तो मेरा ऐसा निवेदन है। जी, जी, और ये मेरे ख्याल मुख्य से अतिथि सभी के लोग लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं सर, ये बहुत किसानों को फायदा हो सकता है इससे। जी, तो ये बात रही, और निश्चित ही क्योंकि इम्पोर्टेंट वार्तालाप है, इसको आगे बढ़ना ही चाहिए। तो मैं सदन से ये निवेदन करूँगा, कल गुरुवार है, कल क्योंकि निश्चित है दूसरा प्रोग्राम, लेकिन शुक्रवार के लिए अगर ये संयोजन हो सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे आदरणीय वर्मा सर ने कहा है कि जो वार्ता महत्वपूर्ण है, जितने हमने अभी 2-4 शब्द अन्य कहे हैं, उतने में मुख्य अतिथि कुछ अन्य बातें भी कह सकते थे। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हम हों, और समय को देखते हुए हम अगले दिन, जैसे आदरणीय मुनीलाल सर आपने कहा है, शुक्रवार को ये निश्चित कर सकते हैं कि ये वार्ता हम पुनः सुने, और सार संक्षेप में यही कि बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है किसानों के लिए और कंज्यूमर्स के लिए भी। तो मैं समूचे सदन की तरफ से जिन्होंने आज के मुख्य मेहमानों को बुलाया है और ये संयोजन किया है, सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी की तरफ से आज के मुख्य वक्ता आदरणीय रोहन जी और बहन अलका जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ में आपके योग शिक्षक का दीदी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। जी हरन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आमंत्रित कर लें इनको शुक्रवार के लिए। इनका टाइम देख लेते हैं, इनका जैसा अगर सही समय रहा तो ये लोग शुक्रवार को जुड़ जाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक कभी भी किसी समय, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन यहीं से शुरू करेंगे, सवाल और जवाब से शुरू करेंगे, ताकि पूरा बिल्कुल समय बिल्कुल ओपन चर्चा। सबका समाधान और हो जाए, ऐसा मेरा रोहन जी को बोलेंगे कि कुछ इस तरह का और भी जो टेक्निकल मतलब एक्सपर्ट है उनके ग्रुप में, जो हमें रेफरेंस दे, हमें हेल्प मदद कर सके हमारे कागजी कार्रवाई में, हमारे प्रोसेस में, हमारे प्रोडक्ट में, तो उनको भी वो जोड़े या उनका लिस्ट बना लें, और हम धीरे धीरे करके इनको ऐड करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।